नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंतर्गत भाग 2 में इस भाग में हम पढ़ेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, अर्थात जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत किन किन लोगों ने भाग लिया और किस प्रकार से इस आंदोलन को प्रभावी बनाने का काम किया। आइए हम अध्ययन करते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग प्रकार की धाराएं। भाग 2 आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं के अंतर्गत असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके अर्थ अपने अलग थे। इस कारण से इस प्रकार के आह्वान को करने के पीछे के उनके भावों को समझ नहीं पाए। सबके अपने अपने प्रकार के अर्थ थे। पहला आता है शहरों में आंदोलन। शहरों में किस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन ने अपना काम किया और महात्मा गांधी के आह्वान की तरफ ध्यान देते हुए किस प्रकार ये शहरों में आंदोलन आगे बढ़ा, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। ये मध्य वर्ग जिसके बारे में मैंने पूर्व में बताया, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जिसमें शिक्षक, प्रोफेसर, उद्योगपति, व्यापारी, जितने प्रकार के जो लोग हैं सारे मिडिल क्लास के लोग सारे आते हैं। उन सब लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। हेडमास्टरों, शिक्षकों ने भी इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना प्रारंभ बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने भी चुनाव का बहिष्कार किया। कुल मिलाकर के शहरों के अंदर शिक्षक, हेडमास्टर, विद्यार्थी, वकील सब लोगों ने मिलकर के एक प्रकार से आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन के अंदर एक प्रकार से वो खड़े हो गए और असहयोग आंदोलन सरकार का प्रारंभ कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। विदेशी सामानों का बहिष्कार होने के कारण से वहाँ पे सामानों की बिक्री कम हुई और सारा सामान ऐसे के तैसे पड़ा रहा। यानी लोगों ने स्वदेशी वस्तु को अपनाया और विदेशी का बहिष्कार भी किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने के साथ साथ में विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। अब यहाँ पे पिकेटिंग शब्द के बारे में सब लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि पिकेटिंग क्या होता है। पिकेटिंग के द्वारा मतलब है प्रदर्शन और विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, अर्थात अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं होती। इसको कहते हैं पिकेटिंग। फिर 1921 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ आ गई। यानी ब्रिटिश कपड़े जो थे, विदेशी कपड़े थे, वो जो मंगाए जाते थे इंग्लैंड से, भारत में आते थे बिकने के लिए, उनकी कीमत भी 102 करोड़ थी। 102 करोड़ से घट कर के वो 57 करोड़ पर आ गया था। बहुत भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, अर्थात यहाँ पे सभी लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। उनके उद्योग धंधे चलने प्रारंभ हो गए। स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई और विदेशी का बहिष्कार प्रारंभ हो गया। सरकार एक प्रकार से हिल गई। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीरे पड़ने लग गया, क्योंकि इसके कई प्रकार के कारण थे। पहला तो खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। गरीब उसको पहन नहीं सकता था। ये मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। परंतु ये व्यवस्था भारत के अंदर थी नहीं। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया इस प्रकार से नहीं होने के कारण या धीमी होने के कारण से उनको वापस अपने मूल काम की ओर उनको लौटना पड़ा। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। फिर शहरों से ग्रामीण इलाकों की तरफ ये विद्रोह जो फैला, उसके किस प्रकार से परिणाम रहे और किन किन ने अपना योगदान दिया, कौन कौन साथ साथ में थे। शहरों से बढ़कर के असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासियों के संघर्ष में भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में जो सन्यासी बाबा थे रामचंद्र, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। ये गिरमिटिया मजदूर क्या है, इसके बारे में हमको स्पष्ट होना चाहिए। गिरमिटिया मजदूर अर्थात औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे
लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ और ऐसे अनेक प्रकार के स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत, यानी उसको अनुबंध कहते हैं, इसके तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इस प्रकार से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर ये सब लोग काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकाकारों, जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम मात्रा में लगान वसूल करते थे, तरह तरह के कर भी वसूल करते थे। किसानों को बेकार करनी पड़ रही थी। बेकार का मतलब क्या होता है? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना, यानी परिश्रम खूब करते थे लेकिन उनको पारिश्रमिक कुछ भी नहीं मिलता था। इस कारण से वो भी एक प्रकार से बहुत परेशान थे। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उसका कोई अधिकार स्थापित नहीं हो सके। इस प्रकार से उनके साथ में भी अन्याय हो रहा था। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेकार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला भी लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस इलाके के गाँवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन गई। अर्थात जवाहरलाल नेहरू और एक प्रकार से बाबा रामचंद्र का प्रयास रंग लाया। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर भी हमले होने लगे। बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे और गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गांवों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को वे सभी सही ठहरा रहे थे कि महात्मा गांधी का ऐलान हो गया कि उनको लगान देने की आवश्यकता नहीं है और आप सबको उनकी ज़मीन वापस लौटा दी जाएगी। यानी महात्मा जी की बात को, महात्मा गांधी की बात को वे सभी लोग सुनते थे और समझते भी थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, जितने भेड़ बकरी वगैरह होते थे उनको चराने की भी मनाही थी। नहीं जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे, जलाने के लिए लकड़ी और फल भोजन के लिए वो बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा था, बल्कि उनके लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, सड़कों का निर्माण करना आवागमन की दृष्टि से, और उनको बेगार के लिए मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। हम काम नहीं करेंगे, बिना पारिश्रमिक के काम क्यों करेंगे, इसलिए। और उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी जो सीताराम राजू थे वो बहुत दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका मानना था कि उनके पास में बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, अंतरिक्ष में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में तुरंत बता सकते हैं, लोगों को स्वस्थ भी कर सकते हैं तथा गोलियां भी उनको नहीं मार सकती। किसी गोली लग जाए तब भी वो उसको मार नहीं सकती। इस प्रकार से एक बहुत चमत्कारिक और एक विशेष दिलचस्प व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू थे। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वो एक प्रकार से साक्षात ईश्वर का चमत्कार है। राजू महात्मा गांधी के महानता का भी गुणगान करते थे। उनका कहना था कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी बहने और शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया कि हम सब स्वदेशी वस्तु को अपनाएं और शराब को छोड़ें, जिससे हम अपने पर स्वावलंबन ला सकते हैं और सब लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। केवल हिंसात्मक आंदोलन नहीं, उसके साथ में बलपूर्वक भी प्रयोग करना जरूर पड़ेगा, तब जाकर के हमारा भारत है जो आज़ाद होगा। गोडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले भी किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज्य प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को भी अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। राजू अपने कार्यों के कारण से लोगों के बीच में एक लोकनायक बन चुके थे। फिर आता है बागानों में स्वराज, यानी शहरों से ग्रामीणों तक, ग्रामीणों से फिर बागानों के अंदर काम करने वाले,
फिर आगे आदिवासी और अनेक प्रकार के वनवासी क्षेत्र में लोगों के रहने वाले उन सब लोगों के अंदर स्वराज प्राप्ति की एक प्रकार से भूख जाग हुई। या बागानों में स्वराज के लिए क्या क्या हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से मजदूर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती, कभी कभी उनको मिल जाती थी, बाकी उनको बागानों में रह कर के काम करना पड़ता था। यह कानून बना था 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इससे वो काफ़ी लोग परेशान थे, किसी से मिलना जुलना, उनका संपर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों का अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। वे अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाए क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही थी और वे रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई भी हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। लेकिन एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे राष्ट्र और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या आंदोलन को सक्रिय आंदोलन के रूप में जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। इस प्रकार से शहरों, ग्रामीणों, आदिवासियों और बागानों और ऐसे गिरी कंदरा में वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति अंदर स्वराज की एक प्रकार की भावना जगी और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर या योगदान देने का कार्य किया। इस प्रकार से ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। इस भाग के अंदर कुछ प्रश्न हैं, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करें, ऐसा आप सबसे निवेदन है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। वंदे मातरम।